हमारा इंडिया में हर तरह का व्यक्ति है, रोड से निकल रहा है, उसको वैसे ही कुछ अगर कुछ सूझा और उसने 1033 कॉल करके बोल दिया साहब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जल्दी से हेल्प चाहिए, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं है। वो तुरंत फिर बूथ पे जाके अपने फ़ोन से अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लेता है। रिचार्ज करने के बाद वो दिखाता है कि देखिए मेरे उसमें फास्टैग में तो पैसा है, लेकिन एक 8 घंटे वो बच्चा या बच्ची वो लाइन में खड़ी हुई है और सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे में कितनी गाड़ियां निकलती होंगी उस लाइन से। वो जब 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करके घर जाती है ना, तो उसके कानों में हॉर्न की आवाज़ बराबर बजती रहती है। तो मेरा उनसे बस आपके माध्यम से एक ही निवेदन है, अपना लोकल पास एक 300-350 रुपये का बनता है, उससे आपको बहुत सुविधाएं। आप महीने में कितनी ट्रिप लगाओ, उस 300-350 में आपको कितने रुपए का पड़ेगी एक ट्रिप। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ राजू गुला शो और आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर कुलदीप ठाकुर, जिनको उनके टोल मैनेजमेंट सर्विसेज और सोशल इनिशिएटिव्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन में जिनको सम्मान दिया गया है और आगरा से हैं। आज बात करेंगे उनसे हम टोल मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, एक कॉमन पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार राजू गोला जी। कुलदीप जी, सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं, टोल और टोल टैक्सेस, मतलब बहुत कॉमन सा टर्म हो गया है, तो सबसे पहले इसको समझना चाहते हैं कि है क्या ये टोल टैक्स, एग्जैक्टली ये किस लिए होता है, थोड़ा समझाएं। देखिए, जो पहले व्यवस्थाएं थी, जर्जर कंडीशन के रोड थे, रोडों की व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा बेकार थी कि व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मतलब असुरक्षा महसूस होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन आज अगर देखेंगे आप भारत के किसी भी कोने में चली जाइए, रोड इतने अच्छे बना दिए गए हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि आपका समय बचता है, आपकी गाड़ियों का मेंटेनेंस बचता है, आप सुरक्षित पहुंचते हैं दूसरी जगह। तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड के चौड़ीकरण में, उसको सुरक्षित बनाने के लिए, साइड में PGR वगैरह लगाने में। तो इन सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जो खर्चा आता है वो टोल के रूप में वसूला जाता है जी। तो आई शुड कंसीडर कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, आज जो रोड्स को अच्छा किया जा रहा है, उसके लिए जो गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है ताकि और ज़्यादा बेटर किया जा सके इन सारी चीज़ों को, दैट इज़ टोल टैक्स। अब इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आए, जिनको मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन हमारे पास निकल के आया था और बहुत फेमस पर्सन है जिन्होंने इसके ऊपर रखा था एक क्वेश्चन कि भाई जब कोई भी पर्सन कोई व्हीकल खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, तो उस समय उससे एक लाइफ टाइम के लिए 1 टाइम रोड टैक्स लिया जाता है। तो जब वहाँ पे वो रोड टैक्स ले लिया जाता है तो फिर अलग से टोल टैक्स लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, उस पे मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा कि रोड टैक्स क्यों ले लिया जाता है और क्यों गवर्नमेंट करती है ऐसा। देखिए, क्या होता है कि ये व्यवस्था बिल्कुल अलग है। रोड हर 3 साल में, हर 4 साल में उनको दोबारा से ओवरलेइंग किया जाता है, बनाया जाता है। ऊपर की सतह जो होती है उसको दोबारा से मिलिंग करके उसको हटाया जाता है, जो क्रैकिंग आ जाते हैं उसमें, उसको दोबारा से उस पर BC लेइंग डलती है। तो बहुत मोटे खर्चे हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है टोल कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं या टोल संग्रहण जो सरकार कर रही है, उसका काम जनता के लिए ही सारी फैसिलिटी हैं। चाहे वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसको मैनेज करना हो, कोई इंसिडेंट होता है उसको मैनेज करना हो, या वहाँ पे कहीं भी कोई इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि भाई अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है यूज़र को, एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाना, हाइड्रा की ज़रूरत है, हाइड्रा प्रोवाइड करवाना, या मेन कैरेज वे पे कोई गाड़ी पलट गई है तो उसको साइड करवाना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता की फैसिलिटी के लिए सारे काम हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली के रास्ते में कहीं कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, अब उसको व्यवस्थित कौन करेगा, उसको हटाएगा कौन वहाँ से? ये सारे काम आपके टोल जो फीस ली जाती है आपसे, उसी में से सारे काम होते हैं। उस रोड को क्लियर रखना, उसका मेन कैरेज वे साफ रखना, उस पर कोई बड़ा जानवर नहीं पड़ा है ये करना, अगर कहीं एम्बुलेंस की आवश्यकता है किसी व्यक्ति को तुरंत पहुँचाना, मुहैया करवाना, गाड़ी पलट गई उसके लिए हाइड्रा की व्यवस्था करवाना। यहाँ तक कि हम लोग ये देखते हैं कि आप देखते होंगे एक रोड पेट्रोलिंग व्हीकल रोड पे हमेशा पेट्रोलिंग करता है,
कहीं आप किसी भी यूज़र को कोई ज़रूरत की आवश्यकता पड़ती है 1033 पे आप कॉल करिए, तुरंत आपके पास गाड़ी पहुंचेगी और जो आपकी समस्या है उसका निवारण वो जल्दी से जल्दी करेंगे। आई शुड कंसीडर, थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो आपने अभी आंसर दिया है इसी को मैं और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहूँगा। मैं इस तरह से कंसीडर करूँ कि भाई जो रोड्स बनती हैं उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक, और मेनली मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक रोड टैक्स लिया जाता है। उसके बाद उन सारी चीज़ों के रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर एक टोल टैक्स भी उसके लिए जाता है कंसीडर। अब मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ, लाइक हाउ यू गो फॉर टेकिंग, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे ही एक दिन बात चल रही थी और आपका जिक्र हुआ किसी के साथ कि भाई वो हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे बोला अच्छा वो तो टोल किंग है। क्या बात। तो लाइक आपको इस तरह से कंसीडर किया जाता है, तो मस्ट बी डेफिनेटली कि बहुत सारा कुछ होगा। तो कितने टोल टैक्स इस समय आपके चल रहे हैं, कितनी सारी जगहों पे? देखिए हम लोग अभी 37 टोल प्लाजा रन कर रहे हैं ऑल ओवर 37 टोल प्लाजा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें IAM इंसिडेंट मैनेजमेंट के काम कुछ अलग हैं। हाँ। तो उनको लगा के हम लोग अभी देश के कई स्टेट में, हम लोग अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कई जगह, हम बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में कई जगहों पे काम कर रहे हैं, हरियाणा में हम लोग कई जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में हम लोग रिसेंटली अभी स्टार्ट किए हैं, तमिलनाडु पे हम लोग कई जगह में काम कर रहे हैं, और हम लोग कर्नाटका में काम, पूरे हिंदुस्तान भर में, मतलब जगह जगह पे हम लोग इसके हम काम कर रही हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, जिसको मैं डिटेल में समझना चाह रहा था। आपने बोला 37 टोल प्लाजाज आपके हैं, राइट? तो एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट आपको इनको देती है, तो क्या सर्विसेज आपकी तरफ से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है? क्या उनमें सारी फीचर्स उनको आपको रखने पड़ते हैं कि भाई हम ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे जब हम कोई टोल प्लाजा ले रहे हैं? आपने बीच में एक सर्विस का नाम और भी लिया, सो टोल प्लाजा के अलावा भी कुछ और सर्विसेज होती हैं जो कोई अलग से होती हैं, इनके साथ ही होती हैं? रोड को अगर देखा जाए तो रोड में जो हम टोल कलेक्शन कर रहे हैं उसके अलग बहुत सारी सुविधाएं यूज़र के लिए की जाती हैं। आप रोड के बीच में, मीडियन में एक आप देखते होंगे हरियाली, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, फूल वाले पेड़ लगाए जाते हैं, उसको रूटीन मेंटेनेंस का काम कहते हैं। उसकी प्रॉपर रख रखाव, उसमें पानी दिया जाता है समय समय पे, उसकी कटिंग होती है समय समय पे, अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसको दोबारा बदला जाता है। ये वर्क भी आपका ही रहता है? ये नहीं, अलग अलग टीम काम करती हैं, जो भी जैसे रूटीन मेंटेनेंस का अलग काम कर रही है, इंसिडेंट मैनेजमेंट का अलग काम कर रही है, टोल ऑपरेशन का अलग टीम काम कर रही है। तो ऐसे करके बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। और माय क्वेश्चन वाज दैट कि जैसे आपको एक टोल प्लाजा दिया गया, तो ये सारे मैनेजमेंट आप ही के अंडर आते हैं या फिर इनके लिए कुछ अलग से कॉन्टेक्स्ट दिया कई जगहों पे ये सारे काम हम भी करते हैं। कई जगहों पे इनके लिए अलग से टेंडरिंग की जाती है, जिसको काम मिलता है वो उसको चलाता है। राइट। तो एक टोल प्लाजा ओनर के तौर पे फिर कौन कौन सी सर्विसेज आपको रखनी है कि भाई आपको पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी भी चलानी है, या फिर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा मुझे वो सारी बताएं। टोल ऑपरेशन एक अलग पार्ट है। ओके। टोल ऑपरेशन अगर कोई टीम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है उसको IAM का काम भी दिया गया हो, इंसिडेंट मैनेजमेंट का भी काम दिया गया अलग हो सकता है। अलग टेंडरिंग है, मैंने वही बताया कि सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, सारी टेंडरिंग अलग होती हैं। हो सकता है वो टेंडरिंग टोल कलेक्शन एजेंसी के पास भी आई हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी को और किसी को मिली हो, तो वो अलग अलग सारे टेंडरिंग होती है। तो अगर जैसे मेरा कई टोलों पे, जैसे टोल ऑपरेशन के साथ साथ हम लोग इंसिडेंट भी देख रहे हैं। अच्छा। तो इंसिडेंट में क्या होता है कि भाई आप कहीं भी अगर कोई इंसिडेंट होता है पूरे रोड पे, जैसे मेरा कोई 180 किलोमीटर का रोड है, पूरे रोड पे 180 किलोमीटर में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है समय से उसको प्रॉपर तरीके से यूज़र को फैसिलिटी देना। उसकी कहीं मान लो छोटी सी मैं समस्या बताता हूँ, आए दिन गाड़ियाँ बहुत पंचर हो जाती हैं रोड पे चलते चलते। अब आसपास कोई पंचर वाला नहीं है, रात का समय, फैमिली के साथ कोई व्यक्ति गया हुआ है, ठीक है, अब उसको बड़ा मतलब एक घबराहट होती है व्यक्ति के अंदर कि भाई अब क्या होगा। तो उस समय 1033 वो मिलाएं। हमारी RPB हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह रूट कर रही हो, पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो पहुंचेगी, आपकी प्रॉपर जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प करेंगे। मतलब ये तो पहली बार मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है। हाँ। ये सबसे बड़ी एक दिक्कत थी भाई, रात को गाड़ी पंक्चर हो गई, कहीं पे कुछ ऐसा हो गया या कोई खराबी आ गई, तो मतलब वी शुड कंसीडर कि आपने बताया 1033, हम उस पर कॉल करेंगे तो हमें वो सर्विस मिलेंगी, वो मिलेंगे आप। ओके। अच्छा, ये NHI का टोल फ्री नंबर है ये। अच्छा, ये सर्विसेज फ्री होती हैं, पेड होती हैं? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, क्या होता है कि
आपको हाइड्रा की ज़रूरत है, आपको फ्री सुविधा मिलेगी। okay. आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आपको फ्री सुविधा मिलेगी। okay. लेकिन जैसे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होके अगर टो होके जानी है, कहीं टो होके जानी है बहुत दूर, तो वो व्यवस्था आपकी रहेगी। मतलब वो आपकी गाड़ी को एक सही सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम जो इंसिडेंट देख रहा उसका होगा। उसके अलावा जैसे आपको कहीं दूर लेके जानी है, आपको कहीं एजेंसी लेके जानी है, वो टोइंग व्हीकल आप खुद मंगाओगे, उसकी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है, जब तक टीम आपके पास खड़ी रहेगी, जब तक आप बिल्कुल हमें सारी सुविधाएं ना मिल जाए। right. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको जैसे आप दिन में कोई एक्सीडेंट हुआ या पंचर की दुकान बगल में है, आप 1033 कॉल करके कह रहे साहब मेरी गाड़ी पंचर होगी, तो पंचर जोड़ने का काम नहीं है टीम का। आपकी अगर कोई वैसी समस्या है कि भाई मुझे यहाँ से किलोमीटरों दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं मिल रही है, तो आपकी गाड़ी का टायर वहाँ से खुलवा के वो गाड़ी में उसमें रख के वो पंचर जुड़वा के आपका एक व्यक्ति साथ में जाएगा, वो आपको वापस वहीं छोड़ देंगे। मतलब जो लोग अक्सर निकलते हैं सफर करने में कि भाई कहीं अकेला है, कहीं फंस ना जाए, तो हम इस बात को मान के चलें कि सरकार ने आज अकेला नहीं छोड़ा है, आपके पास कोई है मौजूद। बिल्कुल जिस तरीके से राजू जी पुलिस पेट्रोलिंग होती है हाईवे पे या शहर में आपके में, सेम NHAI ने वही फैसिलिटी आपको दे रखी है। पेट्रोलिंग टीम आपके साथ 24 घंटे रोड पे रहती है। तो मेरे ख्याल से तो दैट वुड बी अ ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर आवर ऑडियंस। लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि इस तरह की सारी चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका लेकिन कुछ मिसयूज भी हो जाता है। बिल्कुल होता होगा। इसका मिसयूज ऐसे हो जाता है कि अब हमारा इंडिया में हर तरह का व्यक्ति है, रोड से निकल रहा है, उसको वैसे ही कुछ अगर कुछ सूझा और उसने 1033 कॉल करके बोल दिया साहब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जल्दी से हेल्प चाहिए, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं है। तो मेरा कहने आपके माध्यम से मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके का कोई भी फेक कॉल नहीं होनी चाहिए। इस फेक कॉल के वजह से जिस व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए थी उस समय में वहाँ नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे डिले हो जाती है, नहीं पहुंच पाती है। और कुछ लोग बस फोन करते हैं। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? कॉल तो किया गया कि उससे उनको जज आउट किया जाता हो, पता किया जाता हो? नहीं, देखिए अगर इस तरीके का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भाई मेरा कहीं कोई एक्सीडेंट मतलब किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं जगह और किसी ने फेक एक कॉल किया और गाड़ी वहाँ इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, मतलब पेट्रोलिंग व्हीकल जो है क्योंकि लिमिटेड व्हीकल रहते हैं, अगर वो वहाँ इन्वॉल्व हो गई और वो उसको मतलब अटेंड करने पहुँची और वहाँ पे कोई मिलता नहीं है लेकिन दूसरी जगह एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं क्योंकि 1033 NHAI का नंबर है, वो सारी चीज़ें हमें एकदम प्रोवाइड नहीं होती। हाँ, नंबर हमें मिल जाता है। तो अगर हमारा तो देखिए हमारा कर्तव्य यूज़र की सहायता करने का है। ट्रू। तो वो सहायता हम हर तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट करना वो यूज़र के खिलाफ हम लोग नहीं करते जब तक कोई यूज़र ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे भारत सरकार के राजस्व में कोई दिक्कत आए या किसी ऐसी जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इंसिडेंट मैनेजमेंट में जो रोड की असेट्स हैं, चाहे रोड पे आप देखते होंगे साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं, गेंट्री लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, इसके रख रखाव का भी काम इंसिडेंट मैनेजमेंट का है। भारत सरकार की जो एक ROW होता है हमारा रोड के दोनों तरफ, राष्ट्रपति जी के नाम पे उस ज़मीन की रजिस्ट्री होती है जी। लेकिन क्या करते हैं आजकल लोग, पहले वहाँ पे छोटा सा एक खोखा लगाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा सा एक और बड़ा सा ढाबा, छोटा सा ढाबा बनाएंगे, फिर उस ढाबे को बड़ा कर देंगे, फिर वहाँ टाइल लगेगी। तो ये इस तरीके से अतिक्रमण एनक्रोचमेंट हो जाता है, एनक्रोचमेंट होता है, जिसको हटाने के लिए सही समय पे हम लोग उसको हटा भी देते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसी समस्या आती है, कोई कहीं से फ़ोन करा रहा है, कोई कहीं से फ़ोन करा रहा है, लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं। कई जगहों पे गाड़ियाँ तोड़ दी गई, पेट्रोलिंग व्हीकल तोड़ दिए गए, उनकी शिकायतें भी होती हैं और कार्रवाइयाँ भी होती हैं ऐसे लोगों पर। क्योंकि अगर सरकार की ज़मीन को आप कब्जाओगे तो सरकार अपनी जगह आपसे निकालना जानती है। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी जो आपने मुझे बताया इसके ऊपर एक माइंड में बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है मेरे, लेकिन उससे पहले जो हमारी ऑडियंस ने क्वेश्चन रखे हुए उनको पहले पूछते हैं जी। एक ही क्वेश्चन आया था, अब मुझे नहीं मालूम कितना वैलिड है आज के ज़माने में। जब कोई जाता है अपनी गाड़ी लेके, टोल टैक्स से निकलता है तो फास्टैग का चलन है, अगर फास्टैग नहीं है तो उसका डबल चार्ज लग जाता है, ऐसा कुछ होता है, डबल चार्ज ले लिया जाता है। कई सारी जगहों पे बहुत सारे टाइम तक ये डबल चार्ज तो लिया जाता था, लेकिन कई सारी जगहों पे फास्टैग की सुविधा थी नहीं। अब कोई एक पर्सन आया, उसकी गाड़ी में फास्टैग है,
वो कैश में पैसे रह के गया नहीं, उसे मालूम है कि फास्टैग से काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे टोल पे फास्टैग की सुविधा थी नहीं। तो ये क्वेश्चन उठा कई सारी जगहों पे कि जहाँ पे हमारे पास फास्टैग नहीं होता, हमसे डबल चार्ज ले लिया जाता है। जहाँ पे टोल पे फास्टैग की सुविधा नहीं है, तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा? देखिए मैं बताता हूँ, आज की डेट में NHAI के किसी भी रोड पे ऐसा कोई भी टोल नहीं है जहाँ फास्टैग की व्यवस्था ना हो। लेकिन एक समय में जब शुरुआत हुई तो नहीं थे कुछ जगहों पे। नहीं, क्या हुआ था जब फास्टैग की शुरुआत हुई थी, टेस्टिंग पीरियड में एक लाइन लेफ्ट RHS साइड में, एक लेन लेफ्ट LHS साइड में, 2 लेनें बनाई गई थी फास्टैग के लिए। अच्छा। उन्हीं से फास्टैग लगी हुई गाड़ियाँ निकलती थी। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने कोई सुविधा स्टार्ट की है, लोग अच्छा वो स्टार्ट क्यों की गई? एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हर प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। मैनुअल जब लड़का किसी को टिकट देगा, उससे पैसा लेगा, उसको खुले हुए पैसे देगा, तो और उसमें क्या समय बहुत ज़्यादा लगता था। और दूसरा वहाँ से सामने से कौन व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है वो आपके 10 मिनट खराब कर दे कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यहाँ इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरीके से बहुत समय की बर्बादी भी होती थी। अब क्या है, फास्टैग लगाएगा कैसे सामने वाला? तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जब कानून का एक दायरे में काम करना होता है तो आपको नियम कानून मानने होंगे। नियम कानून अगर आप जब भी मनवा पाओगे सामने वाले से जब कुछ उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और स्ट्रिक्ट एक्शन में ये डबल चार्जेस का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा कि आप फास्टैग लगाओगे तो सुविधा तो आपके लिए, जहां आपको 15 मिनट खराब करने पड़ते थे, आप वहां 2 मिनट में गाड़ी निकाले, 1 मिनट में गाड़ी निकल जाती है। बाकी आपके पीछे जो और यात्रीगण हैं और यूजर हैं वो भी समय से जल्दी निकल रहे हैं। तो उसको करने के लिए डबल चार्जेस रखा गया। और ऐसा आज की डेट में NHAI की किसी भी टोल पे ऐसा कहीं भी कुछ है जहाँ रीडर ना लगा हो, हर जगह फास्टैग का रीडर होगा ही होगा। लेकिन ये कंसीडर किया जाता है कि व्हेन वी आर डिपेंडिंग ऑन द मशीन, तो मशीन होती है, कई बार उनमें खराबी भी आती है। कुछ बहुत बड़े टोल प्लाजाज हैं, कुछ छोटे भी हैं। अगर हम किसी टोल प्लाजा से क्रॉस हो रहे हैं और किसी वजह से अगर वहाँ का स्कैनर हमारे फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है या कुछ भी हो रहा है, इन दैट केस अगर हमारे डबल चार्ज वो लेते हैं वहाँ से, अगर कैश में पे आउट कर रहे हैं, तो क्या उनकी कुछ रिफंड की सुविधा होती है क्या? पहले मैं बताता हूँ, जैसे मान लो देखिए 2 सुविधाएं होती हैं। 2 मशीन टोल पे रहती हैं। एक तो रीडर जो आपकी गाड़ी निकलती है लाइन में ऊपर लगा रहता है, वो रीड करता है। मान लो अगर बाई चांस वो अगर ख़राब हो जाता है तो एक हैंडल मशीन होती है, तुरंत हमारा LA आएगा वहाँ पे, लाइन सुपरवाइज़र आपके हैंडल मशीन से आपके फास्टैग को रीड करेगा, आपका पैसा कटेगा, आप तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। तो वो होगा। दूसरा, जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति का फास्टैग ब्लैक लिस्ट है। अब ब्लैक लिस्ट वो आके गाड़ी उसने लाइन में लगा दी, वो तुरंत फिर बूथ पे जाके अपने फ़ोन से अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लेता है। रिचार्ज करने के बाद वो दिखाता है कि देखिए मेरे उसमें फास्टैग में तो पैसा है। उसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगेगा, उसमें उसका एक टाइम है, इतने टाइम में आपके फास्टैग में पैसा पहुँचेगा। लेकिन व्यक्ति ये दिखाता है देखो मेरे उसमें तो अकाउंट में पैसा पड़ा है और आपकी मशीन उसको रीड नहीं कर रही है। तो ये गलत है। आप अपने फास्टैग का मिनिमम बैलेंस मैनेज करें, ठीक है। आप अगर लाइन में जाके उसको करेंगे कि देखो क्या होता है, आपको केवल लड़ना ही है उससे, कुछ इसी मेंटेलिटी के साथ इसी मेंटेलिटी के साथ आते हैं कि मुझे पैसा भी नहीं देना और मुझे प्रूफ के तौर पे ये दिखाना है कि देखो मेरे में पैसा है और आपकी मशीन खराब है। जबकि मशीन नहीं खराब होती, प्रॉपर सिस्टम की टीम टोल पर बैठी होती है, उसका काम यही रहता है कि कभी भी अगर इस तरीके की कोई गड़बड़ी आती है तो उसको विद इन सेकेंड वो कैसे सही करेंगे। राइट, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमने थोड़ा सा टाइम के ऊपर बात करी। जब फास्टैग का जो आया, सबसे बड़ा यहाँ पे टाइम वाज द मेन मैटर कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्या कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस होती हैं कि कोई पर्सन, भाई वो सारी चीज़ें हैं, उसके पास फास्टैग प्रॉपर है, सब कुछ पैसा है उसके अकाउंट में, उसके वॉलेट में, लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी अव्यवस्था की वजह से टोल टैक्स पे उसका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ जिसमें उसकी कोई खराबी नहीं है, तो क्या टाइम के ऊपर भी कुछ लिमिट होती है कि भाई ऐसा अगर ज़्यादा हो रहा है तो टोल प्लाजा को कुछ ऐसी टाइम को लेके ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने टाइम गाड़ी वहाँ रुकेगी। पर मैं इसलिए मैं आपको कट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह की कुछ रील्स
हमने देखी जिसमें इस बात को बोला जा रहा था कि भाई अगर आप इतने टाइम तक वहाँ पे आपको नहीं निकल पाते हैं किसी वजह से, तो आपको ये गाइडलाइन है कि कुछ भी आपका टोल फ्री होगा या कुछ ऐसा होगा। इसलिए ये आपसे क्वेश्चन मैं बताऊँ, पहले तो कोशिश यही रहती है टोल ऑपरेशन कंपनी की कि यूज़र का हमें कम से कम समय लेना है, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उसकी गाड़ी को हमें अपनी लाइन से हटाना है, निकालना है, ताकि दूसरा यूज़र वहाँ समय से आए और समय से अपना निकल सके। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुछ लोग अपने फास्टैग को सही समय पर रिचार्ज नहीं करते, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि भाई मैं यहाँ का लोकल गांव का रहने वाला हूँ और मैं पैसे नहीं दूंगा। अब वो पैसा एक्चुअली क्या है, उस लड़के की जिम्मेदारी है जो बूथ में बैठा हुआ है उसको पैसा कलेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल सिस्टम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपको 8 घंटे की शिफ्ट जब ख़त्म होगी, सिस्टम आपका बता देगा कितना ट्रैफिक निकला, उस ट्रैफिक से कितना पैसा आना चाहिए था। अगर वो एग्जम्प्ट हुई है गाड़ी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो ऑपरेशन कंपनी है उसको देना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, कोई भी अगर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई साहब आपकी गाड़ी वहाँ से चलो निकल गई फ्री, तो फ्री नहीं निकली, वो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बनती है वो टोल ऑपरेशन कंपनी को अपनी जेब से भुगतान उसका करना पड़ेगा। है ना। तो अब क्या रहता है, कुछ लड़के की जो बूथ में बैठा उसकी बेचारे की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कैसे भी अपने दायरे में रह के, जो नियम कानून लागू हुए हैं उनके दायरे में रह के सामने वाले को समझा के उससे प्यार से मुझे पैसा लेना है। तो अब वो नहीं दे रहा, अब वो नहीं दे रहा तो पीछे लाइन लग गई। अब लाइन क्या होता है कि वो कितना समय आपका ख़राब कर रहा है। तो वो चीज़ें हो सकती, कोशिश हम यही करते हैं कि अगर कुछ इस तरीके व्यक्ति आ जाता है तो उसको जल्दी से निकाल दो, बाकी लोगों का समय खराब ना हो। और हमारे सारे टोलों पे जितने भी हम टोल चला रहे हैं, समय का हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है। अगर कोई वैसी कंडीशन नहीं आती है, जैसे कोई आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अलग हट के खड़ा हो गया कि मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बड़ा निवेदन से लोगों अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है कि आप निवेदन करो, उसके साथ उसका प्रॉपर उसकी समस्या क्या है उसको समझो। हमारे मैनेजर एक्चुअली क्या है, शिफ्ट का देखो क्या होता है, हमारी शिफ्ट में एक शिफ्ट में टीसी बात करेगा, उससे पैसा लेगा, टिकट काट के उसको दे देगा। उससे ऊपर एलए है, अगर उससे ऊपर कोई समस्या आती है तो लाइन सुपरवाइज़र पहुंचेगा, तुरंत उसकी समस्या समझेगा, और अगर लाइन सुपरवाइज़र से भी उसकी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो तुरंत अपनी शिफ्ट इंचार्ज को बुलाएगा। ओके। शिफ्ट इंचार्ज उससे बात करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, सारे नियम कानून बताएगा उसको। उसके बाद हमारे मैनेजर्स बैठे हैं, एपीएम बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट हेड बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम है जो वहाँ काम कर रहा है, और सभी लड़कों की एक जिम्मेदारी है कि आपको यूज़र से बदतमीज़ी नहीं करनी। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है टोल वाले गुंडे। तो टोल मेरे पास उसका क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो आप अभी जवाब दूं कि बाद में दूं? नहीं, आप हो सकता है कि मेरे अभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो आगे ज़रूरत ना पड़े। एक्चुअली क्या है, आप सोचिए, आप एसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आप जितना हॉर्न दबाओगे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन एक 8 घंटे वो बच्चा या बच्ची वो लाइन में खड़ी हुई है, और सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे में कितनी गाड़ियां निकलती होंगी उस लाइन से। वो जब 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करके घर जाती है ना, तो उसके कानों में हॉर्न की आवाज़ बराबर बजती रहती है। हम इरिटेट हो जाते हैं, कोई थोड़ा सा पीछे दे दे। मैं वही कह रहा हूँ, अब उसकी कंडीशन बेचारे की क्या होती होगी। और हर आदमी जो भी आ रहा है वो पैसा देना नहीं चाह रहा, ठीक है। हर व्यक्ति से आपको देखिए, आजकल जनता जागरूक है, फास्टैग ज़्यादा लोगों ने लगा लिए, ज़्यादातर लोगों ने लगा लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फास्टैग लगाने की आवश्यकता है और जिसकी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसको फास्टैग लगाने से उसको खुद को बहुत फ़ायदा है। भाई अभी 3000 का पास बनाया है, ठीक है, जहाँ टोल पे 100 रुपये लगते थे वहाँ 15 रुपये लगेंगे। आपको 3000 रुपये में साल भर 200 टोलों को क्रॉस कर देना है, तो उसके लिए खुद के लिए बहुत फैसिलिटी दी गई हैं। लेकिन वो फैसिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो उसे तो झगड़ना है लड़के से। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ सारी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है वहाँ पे, क्या हमारा स्टाफ जाके बदतमीजी करेगा? नहीं करेगा। बदतमीजी जो भी स्टार्ट होती है, देखिए यूज़र सारे वैसे नहीं होते, लेकिन 100 लोगों में एक आदमी ऐसा आ जाएगा जिसको केवल शुरुआत वहीं से होती है, बदतमीजी करनी है। अब उसके लिए बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं होती। स्टाफ हाथ जोड़कर उससे निवेदन करेगा, सर ऐसा नहीं है, आप एग्जम्प्टेड लिस्ट में नहीं आते, आप यहाँ आप पैसा दीजिए जो आपको भुगतान करना है,
और आप जहाँ आपका गंतव्य स्थान है आप प्रस्थान करिए। तो ये समझाया जाता है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन टोल की तरफ से कहीं कोई बदतमीजी, हाँ कई टोलों पे ऐसी कुछ हुआ है, तो मैं उस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ रील्स देखी जहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो हम भी कंसिडर करते हैं कि भाई अपनी तरफ से तो कोई बदतमीजी नहीं करना पसंद करेगा, नहीं चाहेगा। अच्छा, ये चीज़ कई बार बीच में आ चुकी है, एग्जम्प्टेड लिस्ट। तो क्या बिकॉज आपको तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जैसा कि आपने बताया, जो भी गाड़ी वहाँ से निकलती है, तो क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं कि ये कुछ ऐसे व्हीकल्स हो सकते हैं जिनको आपको एग्जम्प्ट करना होगा? हाँ, वो हमारे यहाँ टोल से पहले एक ग्रीन बोर्ड भी लगा रहता है, जिसमें जो भी देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी टोल जिनसे टोल नहीं लेना, वो उसमें सब लिखा रहता है। बहुत सारे लोग हैं देश के, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एमएलए, एमपी, अगर आर्मी के लोग अपनी ड्यूटी पे हैं तो आर्मी के लोग भी उसमें काउंट में रहते हैं कि आर्मी का व्यक्ति अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ऑन ड्यूटी, हाँ, तो वो है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं। जैसे पर्सनल वो घर पे आया है आर्मी का बंदा और यूनिफॉर्म में नहीं है, पर्सनल गाड़ी में है, वो अपना कार्ड दिखा रहा है। हालांकि हम क्योंकि आर्मी का सम्मान करते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए वो हर समय हम उसको एग्जम्प्ट करते हैं, पर अगर गाइडलाइन को देखा जाए तो एग्जम्प्टेड नहीं, ऑन ड्यूटी ही है, ऑन ड्यूटी ही है उसके लिए। हाँ, तो वो पूरी लिस्ट है, उसको हम लोग फॉर द पुलिस आल्सो ऑन ड्यूटी, हाँ, ऑन ड्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस की जो बंदा है, पर्टिकुलर बंदा है, उसकी पोस्टिंग है कोई वहाँ से 100-200 किलोमीटर आगे, वो घर आया हुआ है, वो ड्यूटी वर्दी में ही है और वो जा रहा है, तो उस पे लिखवा दिया पुलिस पीछे और आगे पर्सनल गाड़ी में है, एग्जम्प्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे भारत सरकार ने जितनी वर्दियाँ बनाई हैं उसके प्रति टोल ऑपरेशन कंपनी हमेशा सम्मान की नज़र से देखती हैं, तो सम्मान के तौर पर उनको निकाला जाता है, गाइडलाइन के हिसाब से नहीं। तो अच्छा, ये भी जो एग्जम्प्टेड होते हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया था, जो वहाँ से गाड़ी निकलती हैं आपको उनके लिए पे किया है, तो जो एग्जम्प्टेड होते हैं क्या इनका भी आपको पे करना होता है, ये या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्प्टेड है? नहीं एग्जम्प्टेड। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि आपके टोल पे कोई भी गाड़ी आएगी आपको उससे पैसा लेना है, तो इनका भी आपको पे करना होता है। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मतलब हम चाहते हैं कि भाई उनको रोकने से कुछ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, वो नहीं समझेंगे, ठीक है, तो हम लोग निकाल देते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि लोकल 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई रेडियस में अगर कोई गांव है, कोई जगह है जहां वो बंदा रहता है, ये NHI की बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसका एक लोकल पास बन जाता है। अच्छा। वो हाँ 300 350 जगह जगह पे अलग अलग है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वो आप महीने में कितनी भी ट्रिप लगाओ तो मेरे अंदाज से 300 रुपये 350 रुपये कोई बड़ा एक अमाउंट नहीं है पूरे महीने के लिए, वो व्यक्ति को बना लेना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति पैदा भी वही करते हैं जो 300 350 लोकल जो पास बना लेना चाहिए उनको, तो वो पास की व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी है। एग्जम्प्टेड तौर पे केवल जो मैंने लिस्ट के नाम लिए हैं वही लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। नहीं, तो ये जो आपने अभी बताया, हमें तो ये मालूम था कि भाई आसपास के जो लोकल लोग होते हैं कि उनके लिए एक एग्जम्पशन दिया जाता है, एग्जम्प्ट किया जाता है, तो दिस अ पास का एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल लोकल पास बनता है उसमें। और आपके हिसाब से कितने परसेंटेज लोग बनवाते होंगे इनको? देखिए परसेंटेज तो मैं आपको क्या बताऊं, परसेंटेज तो बहुत कम है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि अब उन लोगों का कहना ये रहता है कि भाई हम लोग पास नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम लोकल हैं, हम 300 रुपये क्यों दें, 350 रुपये क्यों दें। बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि भाई साहब आपके 300 350 देने की वजह से जो आपके क्षेत्र से लोग निकल रहे हैं उनको आप एक गलत मैसेज दे रहे हो कि यहाँ का टोल बहुत बेकार, यहाँ के लोकल लोग बहुत बेकार, इतना लंबा जाम लगा पड़ा है। हमेशा जाम ऐसे लोगों की वजह से लगता है जो वहाँ पर अपना एक लोकेलिटी साबित करने में लगे रहते हैं। वो अपना कभी आधार दिखाएंगे, कभी अपनी RC दिखाएंगे, कभी अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो मेरा उनसे बस आपके माध्यम से एक ही निवेदन है, अपना लोकल पास एक 300 350 रुपये का बनता है, उससे आपको बहुत सुविधाएं। आप महीने में कितनी ट्रिप लगाओ, उस 300 350 में आपको कितने रुपए का पड़ेगी एक ट्रिप? मुश्किल से 2-3 रुपए की, 1 रुपए की। भाई आप जितनी ट्रिप लगाओगे उसके हिसाब से 300 350 को आप डिवाइड कर लो, उतने की ट्रिप पड़ने वाली है आपको। अब उसमें फालतू की बात की स्थिति क्यों बनाया जाए?
अब मैं तो आपको एग्जांपल दूं तो मैं तो जब से टोल स्टार्ट किया, एक स्टेट हाईवे हम लोग चलाते थे, फीस मात्र 25 रुपये, ठीक है, और वहाँ पे यूज़र ने आके गोली चला दी। किस बात पर? केवल कि मैं लोकल हूँ, मैं गाड़ी से निकलूंगा इस टोल से। अब आप एक सोचिए 25 रुपये देने में भाई साहब आपको कौन सी दिक्कत आ रही है? अब 150 रुपये की गोली चला के जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद वहाँ FIR हुई। ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। 150 की गोली चला दी आपने, वहाँ FIR हुई, FIR के बाद आप पे मुकदमे चलेंगे, आप जाने कितना पैसा खर्च कर दो। वो सब ठीक है, लेकिन अब 25 रुपये नहीं देंगे। मेंटलिटी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग। और हो सकता है कि इस चीज़ के लिए भी अपने आप को फ्लेक्स किया जा रहा हो, देखो मैंने टोल नहीं दिया वहाँ पर। लेकिन ये देखिए समझदारी का परिचय नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, और भारत की ग्रोथ, हमारे देश की ग्रोथ जब ही होगी जब हम उसके ग्रोथ के साथ जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये पैसा भारत सरकार के डेवलपमेंट में और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं में खर्च होता है जहाँ कहीं ना कहीं आपके देश का नाम होने वाला है। अच्छा, ये ही अभी जो हम बात कर रहे हैं, इश्यूज तो इस तरह के काफ़ी सारे आते होंगे। मैंने कुछ जगहों पर कई बार न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें पढ़ी, आई वोंट नेम एनीबडी, लेकिन कई सारे इस तरह के ग्रुप्स भी होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज, या मैं बोलूँ पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, जो कई बार अपने पे गाड़ियों पे उनकी लेवल लगा के या कुछ लिखवा के उनसे जुड़े हुए, और मैंने कई बार न्यूज़पेपर में देखा कि धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं उनके, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भाई हमें एग्जम्प्ट किया जाए। तो इनको किस तरह से मैनेज करते हैं? और ये तो फिर मेरे ख्याल से आपके खुद के एक्सपेंडिचर में जाते होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अलग अलग जगह अलग अलग चैलेंजेस हैं जो हम लोग आज की डेट में उसको झेल रहे हैं साइडों पे। मैंने तमिलनाडु में साइड स्टार्ट करी, और वहाँ कम्युनिस्ट यूनियन हुआ करती है। अब वो यूनियन इतना ज़्यादा प्रभावी है वहाँ पे कि कंपनी कोई भी आएगी, लड़के वही काम करेंगे। अच्छा, उस लड़के में उन लड़कों में से कोई भी लड़का चोरी करते हुए मिला, कलेक्शन में से कुछ पैसा उठाते हुए रिकॉर्डिंग में आ गया, या कुछ यूजर से बदतमीजी कर दी, या किसी ऐसे गणमान्य व्यक्ति से बदतमीजी कर दी जिसको हमें निकालना है तत्काल प्रभाव से, जो भी एक लेबर लॉज के हिसाब से प्रक्रिया है उसके तहत उसको हटाया जाता है, तो वहाँ पे उनका धरना स्टार्ट हो जाता था। वो टोल फ्री कर देते थे, ठीक है। वो वहाँ की मतलब जो पूरी व्यवस्था थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते थे, मतलब कलेक्शन लाइट वाइट बिल्कुल ख़त्म। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं, एक बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आ रहे हैं तो उसके लिए भी टेंशन बढ़ जाती है, तो वहाँ फिर हमने मद्रास हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। वहाँ से हमने कुछ ऑर्डर्स लिए, हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑर्डर किए और वो सारी स्थिति को समझ गए 2 मिनट में कि क्या हो रहा है वहाँ पे। हमने कभी भी ऐसे किसी भी अपने कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जो एक अच्छा काम करने वाला है, जो जिम्मेदारी से काम करने कोई वाला है, कोई नहीं निकालना चाहता। अच्छे एम्प्लॉय हमेशा असेट्स होते हैं, बहुत बड़े असेट्स होते हैं। लेकिन अब जो काम नहीं करने वाला है, जो व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जो अनुशासन में रहना नहीं चाह रहा, ठीक है, तो उस पे तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, उसको वार्निंग लेटर भी देने पड़ेंगे वो सारी। लेकिन उस पे अगर आप पे रिवर्ट अगर कुछ एक्शन हो रहे हैं तो वो गलत हैं। तो उसके लिए फिर मद्रास हाई कोर्ट ने हमें बहुत अच्छा ऑर्डर दिया तमिलनाडु में, और जितने भी ऐसे लोग थे जो वहाँ पे मतलब एक तरीके से एक अलग अपना ग्रुप चला रहे थे और अलग मतलब एक व्यवस्था बना के बैठे हुए थे, उनको हटाया गया। और हालांकि बहुत छोटा काम नहीं था ये, बहुत बड़ा काम था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से उसमें हम सफल रहे। और ऐसे जगह जगह पे अभी भी कई ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे हैं। अब ये तो तमिलनाडु का, हमें तो यहाँ के भी मालूम है, तो यूपी के मालूम है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हैं, कुछ यूनियंस काम कर रही हैं। अच्छा, जो वाकई में यूनियन है, जो समाज में अपना कुछ योगदान दे रही हैं अच्छे काम के लिए, उनका हम सम्मान करते हैं दिल से। लेकिन उसके दूसरे पहलू को अगर समझें तो कुछ यूनियन बनी टोलों के लिए रही हैं, कुछ तो सिर्फ इसीलिए उनमें जुड़ते हैं ताकि हमारा टोल टैक्स फ्री हो सके, टोल फ्री हो जाए। तो उसमें मैं केवल एक ही चीज़ मैं बात बोलना चाहूँगा कि टोल फ्री कराना बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब आप वहाँ गुंडे करोगे, आप वहाँ पे झगड़ा करोगे, आप वहाँ धरने दोगे, ठीक है, तो मजबूरन में आपकी गाड़ी, हमें 2 4 5 10 गाड़ियाँ हमें मजबूरन वहाँ से निकालनी पड़ेंगी। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, उस टोल की वजह से आपके आसपास के एरिया का कितना डेवलपमेंट हुआ।
बेरोजगार बच्चों को नौकरियां कितनी मिली, घर में बैठी हुई बहन बेटियों को नौकरी आज की डेट में सबसे ज़्यादा टोल दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो विधवा हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बेटियां जो एक मतलब बहुत कम मतलब एक तरीके से 12th पास हैं या 10th बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको आज की डेट में नौकरियां टोल दे रहा है, ठीक है। अब नौकरियां टोल दे रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस टोल कंपनी की बनती है कि इन बच्चियों के साथ कभी कोई बदतमीजी ना हो, कुछ ऐसा मिसबिहेव ना हो, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। और बस मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी उन गलतियों की वजह से आप अगर गाली दे रहे हो तो उन बच्चों को दे रहे हो जो आपके क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। वो भी किसी घर के अच्छे परिवार के बच्चे हैं, वो भी कहीं किसी की बहन बेटियाँ हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए वैसा। तो ये धरने वगैरह आप किसके लिए कर रहे हो? आप एक 15 रुपए के लिए, जिसकी कोई मेरी समझ से अगर उस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में धरना देने आते हैं बड़ी तो 15 रुपए कोई मायने नहीं रखते, और बहुत अच्छा खासा समय वहाँ पे खराब करके जाते हैं। बहुत समय की वैल्यू नहीं समझते। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये जैसे भी आपने बताया कि कहीं पे इतना टोल या कहीं पे इतना टोल, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना टोल अमाउंट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर जगह का? क्या इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, या टोल मैनेजमेंट कंपनीज डिसाइड करती हैं? ये टोल मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से ही कलेक्ट होता है, वहाँ से जो भी कलेक्शन होता है, जितना वहाँ फीस डिसाइड होती है वो NHI की गाइडलाइन के हिसाब से डिसाइड होती है, और उसी के हिसाब से वहाँ से पैसा लिया जाता है। हमने एक्सप्रेस वे के कुछ अलग ही चार्जेस देखे हैं जी, और नॉर्मल बाकी जगहों के कुछ अलग ही चार्जेस होते हैं। तो ये लाइक क्या एक्सप्रेस वे, ये क्वेश्चन मेरे लिए इसीलिए दिमाग में आया कि भाई एक्सप्रेस वे के लिए ज़्यादा कंपनी ने खर्चा किया तो वहाँ पर ज़्यादा टोल लगने लग जाता है। तो अगेन क्या गवर्नमेंट का पार्ट है या फिर वो कंपनी ही अपना रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे कोई ज़्यादा जा रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक्सप्रेस वे जितने भी हैं ज़्यादातर वो स्टेट हाईवे के हैं। वहाँ NHI की गाइडलाइन नहीं लागू होती, वहाँ पे स्टेट की गाइडलाइन लागू होती है। अब उन्होंने क्या गाइडलाइन बनाई है, देखिए क्या देखा जाता है, जैसे कुछ प्राइवेट कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है टेंडरिंग के आधार पे, तो टेंडरिंग गवर्नमेंट ने निकाली, और वहाँ पे टोटल खर्चा कितना हुआ है ना, वो कितने सालों के लिए है, तो उस हिसाब से कुछ फीस वगैरह ये डिसाइडेड करती है कंपनी, और उसी के आधार पे लिया जाता है पैसा। बहुत बार एक कॉमन आदमी को, एक कॉमन पर्सन को ये लगता है कि हाँ चलिए ठीक है, टोल लिया जा रहा है, होना चाहिए, और एक समझदार इंसान समझता भी है, लेकिन फिर भी एक ही माइंड में है, हमें ऐसा कुछ लगता है कि कई सारी जगहों पर रेवेन्यू फोकस्ड ज़्यादा सिस्टम है, ना कि सर्विस फोकस्ड। आपको लगता है कि ऐसा ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, आप जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मेरा पैसा यहाँ सेफ है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। क्यों सेफ है बैंक में पैसा? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ उनकी सिक्योरिटी वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी वो बैंक बन पाता है। RBI एक ऐसी संस्था बैठी हुई है ऊपर जिसके हिसाब से ही बैंकें चल रही हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। वैसे ही NHI की जितने भी टोल हैं, ठीक है, उनके ऊपर NHI बैठी हुई है। जो गाइडलाइन NHI बनाएगी उसी के हिसाब से टोल एजेंसियां काम करेंगी या कंसेशनर काम करेगा। उसके अलग जाके अगर कुछ काम किया तो बहुत मोटी पेनल्टी NHI लगाती है, जिसको मतलब एक तरीके से भुगतान करना किसी कंसेशनर के और किसी टोल ऑपरेशन कंपनी के मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब करने वाली हो जाती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी सर्विसें ख़राब करेगा। सर्विस जो गाइडलाइन बनाई है NHI ने, उसी के हिसाब से वहाँ काम होता है। इवन देन आपको लगता है, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से, बहुत बड़े पैमाने पे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके हाथ में है सारी चीज़ें, तो क्या कुछ अभी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि रिफॉर्म होनी चाहिए टोल प्लाजाज के सिस्टम में? कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना चाहिए या कुछ इसमें और इंट्रोड्यूस होना चाहिए ताकि और बेटर हो सकें सर्विसेज? देखिए, NHI प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ना कुछ गाइडलाइन अपनी ऐसी बनाती है जो यूज़र के फेवर में हो, है ना। जैसे अभी ये मेरे अंदाज से 15 अगस्त से ही 3000 का पास लागू हुआ है, ठीक है। अब देखिए, गाइडलाइन और नियम कानून तो बहुत बना दी गई NHI, उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। जब तक हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे
और जो सरकार की कुछ गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब है ना। आज टोल सुविधा जो स्टार्ट की गई है वो लोगों की, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब हम पहले लखनऊ जाते थे तो हम शाम को यहाँ से निकलते थे, सुबह लखनऊ पहुँचते थे। अब आज की डेट में आपको 3 घंटे लखनऊ पहुँचने के लगते हैं। ठीक है, आप पहले नोएडा जाते होंगे तो नोएडा जाने में आपको कितना समय लगता होगा, और अब आज की डेट में मुश्किल से 1-1.5 घंटा। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, आज आप कन्याकुमारी से लेके और जम्मू तक आप कहीं भी जाइए, आपको रोड जो जिस कंडीशन के मिलेंगे ना, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी भारत सरकार को। मैं धन्यवाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम धन्यवाद देना चाहता हूं खासकर हमारे गडकरी जी को कि उनका कितना मतलब कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया है कंट्री में। आपने कई बार देखा होगा कि युद्ध की स्थिति में फाइटर प्लेन डिपेंड करते थे केवल एयरपोर्ट्स पे। आज के डेट में ऐसी स्थिति बनाई गई है, ऐसी एक्सप्रेसवे बन गए। हाँ, ऐसे एक्सप्रेसवे भाई, अगर भगवान ना करे कभी ऐसी कोई व्यवस्था आती है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि भाई हमारे एयरपोर्ट के रोड खराब तोड़ दिए गए या जो हो गया, तो वहाँ पे आपके जो रोड हैं वो इतने सक्षम है, आपके जो फाइटर प्लेन से लेके और आपके जितने बड़े बड़े प्लेन हैं उनको उतारने की क्षमता है उनमें। तो इससे बड़ी आपको और क्या चीज़ें चाहिए। आज के डेट में भारत सरकार जो है हर नागरिक को एक स्तर तक लाना चाह रही है, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे देशों से ऊपर लाना चाह रही है। उसमें जब तक हम अपने देश को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, जब तक हम खुद जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे। तो हमें हर व्यक्ति को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, कहाँ हमें गवर्नमेंट की सहायता करनी है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्या क्या हमें खुद करने, हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हमें करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। अभी आप एक कार्ड की बात कर रहे हैं कि वो स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त से, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी गडकरी जी ने एक अनाउंसमेंट किया, जितने भी NHI के रोड हैं वहाँ पे 3000 का एक फास्टैग रिचार्ज होगा। ठीक है, और 3000 के फास्टैग के रिचार्ज में देश भर के 200 टोल आप निकल सकते हो। वो चाहे टोल पे 200 रुपये का फीस हो, चाहे उसमें 150 रुपये की फ़ीस हो या 100 रुपये की फ़ीस हो। अब इसकी मोटी मोटी आप कैलकुलेशन निकालोगे, 3000 रुपये और 200 आपके ट्रिप, तो मुझे जो लगता है वो 15 रुपये के लमसम पर ट्रिप आएगी, है ना। तो 15 रुपये तो बहुत छोटा एक अमाउंट है। अगर अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस से आप कंपेयर करो, अपने समय से आप कंपेयर करो और देश की उन्नति से अगर कंपेयर करो, तो 15 रुपये एक बहुत छोटा अमाउंट है। तो ये कोई भी 200 टोल हो सकते हैं या कोई चुनिंदा ही 200 टोल होते हैं? केवल स्टेट हाईवे को छोड़ के NHI के सभी टोल, NHI के और ज़्यादातर टोल आप लंबा सफ़र करोगे तो NHI के ही पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये स्टेट हाईवे है, JP एक्सप्रेसवे ये स्टेट हाईवे है, बाकी इसके आसपास जितने भी रोड हैं सब NHI के। अच्छा, ये कई बार हमने देखा है कि ये टोल टैक्स है, इनका जो कॉस्ट है वो हर साल बढ़ जाता है। तो ये क्या इसके भी पीछे कुछ रहता है कि हर साल ही बढ़ना है या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इसका कि उसके बाद ही बढ़ाया जाएगा इसको? एक WPI करके एक संस्था है, मतलब संस्था क्या है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स करके होता है, एक कैलकुलेशन होती है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, उसके तहत ये निर्णय लिया जाता है कि उसमें आम जनता का हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। गवर्नमेंट का वो है गाइडलाइन, उसकी कैलकुलेशन, उसके हिसाब से हर साल इसका अमाउंट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा जाए। बहुत छोटा अमाउंट होता है। बट ये हर साल ही ऐसा कुछ रहता है? ऐसा नहीं है हर साल हो, कई बार नहीं बढ़ा है, 2-2 साल नहीं बढ़ा है ना, लेकिन ऐसा वैसे है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज आता है। आप अगर वैसे देखोगे तो भाई, अगर गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन और है मिनिमम वेजेस का, आपने सुना? मिनिमम वेजेस साल में 2 बार चेंज होती है। 2 बार चेंज होने का मतलब, अगर मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो मेरे किसी सेंट्रल टोल पे काम कर रहा है, तो मुझे सेंट्रल मिनिमम वेजेस उसको देने हैं। ठीक है, और वो साल में 2 बार गवर्नमेंट खुद उसको चेंज कर रही है। तो अगर 2 बार गवर्नमेंट चेंज कर रही है तो आप ये सोचिए,
मुझे अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी 2 बार बढ़ानी है ना, मिनिमम वेजेस के उसमें कोई आ रहा है तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी और दे रही है ना। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर आप सरकार की ऐसी चीज़ों में जाओगे जहाँ पे सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन व्यक्ति उसको समझे कि ये मेरे लिए, और वो मेरे लिए मतलब आप अपने आप से जोड़ के चलोगे तो ही वो सुविधा लगेगी आपको। हमने देखा है कि कई बार ऐसा अधिकार बन जाते हैं कि जो सुविधाएं मिल रही हैं फिर धीरे धीरे वो हमारे अधिकार बन जाते हैं कि हम उनको सुविधाओं के तौर पे ना मान के अपने अधिकार के तौर पे लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, अधिकार देखिए, नागरिक के अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो पहले अच्छा जिम्मेदार नागरिक बने, ज़रूरी है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम है, अपने जो भी अगर हमें अच्छा चाहिए तो पहले अपनी तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ओके, अभी थोड़ा सा अलग लेके जाते हैं इसको। 37 टोल प्लाजाज आपने बताया, अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जितनी चीज़ें आपने मुझे बताई, मुझे तो ऐसा लगता है बाहर से तो हमें देखने को लगता है यार पर्सन मस्ट बी अर्निंग वेरी गुड, लेकिन बहुत बड़ी सरदर्दी सी नहीं है। देखिए क्या होता है राजू जी, टोल का काम ऐसा काम है कि आप एक तो नियम कानून से बंधे हो, ठीक है, आपको धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, आपको अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यही चीज़ आपको अपने एम्प्लॉय में ढालनी पड़ेगी कि धैर्य बनाए रखो, अनुशासन में रहो, कानून और नियमों के दायरे में रहकर काम करो। तो सरदर्दी है, चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसमें एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वो पहले शांत दिमाग से उस परिस्थिति को समझे कि परिस्थिति है क्या, अपने सारे एम्प्लॉय के साथ खड़ा हो, समस्या क्या है, उसका कैसे हम लोग समाधान निकाल सकते हैं उसको समझे, और एक अच्छा डिसीजन, क्विकली डिसीजन ले तो समस्या ख़त्म भी हो जाती है। क्या स्टाफ मैनेजमेंट को भी लेकर NHI की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि भाई किसी टोल प्लाजा पे कम से कम ये सारे नंबर ऑफ स्टाफ तो रहेगा? नहीं, वो बूथ के अकॉर्डिंग या कैसे भी? वो बूथ के अकॉर्डिंग रहता है। टोल कितनी लाइनें हैं, कितने बूथ हैं, तो उसके हिसाब, और ट्रैफिक कितना है उसके हिसाब से कुछ रहता है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं कि इतना ही होगा। ओके। हाँ, तो वो मतलब जैसे हम टोल ऑपरेशन कंपनी है, तो हमें लगता है कि भाई पहले क्या था, मैनुअली जब काम होता तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती थी। अब जब से फास्टैग आया है तो कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि भाई 2 लाइनों को हमारा एक स्टाफ मैनेज कर रहा है, ये इजी हो गई है। हाँ, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं कि इतना स्टाफ इस टोल पे रहेगा ही रहेगा। फिर भी एक क्या एक मैनेजमेंट ट्री होती है कि भाई एक टोल पे हमें ये सारे लोग रखने हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। देखिए, आपको वैसे देखिए, अगर प्रोजेक्ट आपका बड़ा है, आपको प्रोजेक्ट हेड रखना होगा, प्लाजा मैनेजर्स होंगे जगह जगह, APM होंगे जगह जगह, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर, शिफ्ट को चलाने के लिए SI होंगे, शिफ्ट इंचार्ज, उसके नीचे आप देखोगे तो लाइन सुपरवाइज़र होंगे, TC होंगे, टिकट कलेक्टर, आपकी साफ़ सफाई के लिए हाउसकीपिंग की टीम रहेगी। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। सारे अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से अभी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है आपकी कंपनी के थ्रू? हमारे 5 से 10 हज़ार के बीच में हमारे एम्प्लॉय 5 से 10 हज़ार? हाँ, एम्प्लॉय हैं, और वो हमारे एक तरीके से SKM के सभी परिवार के लोग हैं। और समय समय पे मैं खुद भी जाता हूँ, सभी से साइड में मिलता हूँ। अच्छा, मेरे अंदर एक गलत आदत है, उसको गलत आदत बोल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे ऑफिस में बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे जब तक साइड पे मैं ना जाऊँ, बच्चों के बीच में जाके उनकी, क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपना सम्मान पसंद है जी, लेकिन टोल लाइन में कभी कभी गालियाँ भी पड़ जाती हैं, बिल्कुल, है ना। तो उनको समय समय पे मोटिवेट करना कि बेटा बच्चे, चलो होता है, अभी तुम्हारी शुरुआत है, आज तुम TC हो, कल को मैनेजर बनोगे, ठीक है, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अब जब तक ये तुम समस्याओं को नहीं समझोगे तो अच्छा मैनेजर नहीं बन पाओगे। तो समय समय पे मोटिवेट करना, उनको अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनाना, उनकी कुछ समस्याएं छोटी छोटी होती हैं उनको सुनना, उनकी समस्याओं में से उनके लिए समाधान निकालना, एक टीम बना के काम करने की जिम्मेदारी देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं उनसे समय समय पे सारी साइडों पे, मैं घर पे मुश्किल से आगरा में
मैं 4 से 5 दिन रुक पाता हूँ। वो तो हमें भी पता है, आपसे संपर्क हो ही नहीं पाता। तो अभी जैसे बीच में क्या रहता है मेरा कि जैसे अभी मैं तमिलनाडु में गया, फिर उसके बाद वहीं से होता हुआ कर्नाटक होता हुआ इधर साइडों पे सब होते हुए आया। अभी मेरा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग मध्य प्रदेश का ट्रिप बनाएंगे। तो पूरे सारे टोलों पे घूमते हुए सारे स्टाफ से मिलते हुए उनकी समस्याएं लेते हुए, हालांकि उसके अलावा भी हम लोग जैसे मैं ऑफिस में भी कभी बैठता हूँ तो जूम मीटिंग के थ्रू हमारे सारे मैनेजर्स सारे और जो अदर स्टाफ हैं एसआई वगैरह सबसे हम लोग बीच बीच में रहते हैं और उनको एक ही चीज़ बताते हैं, बेटा जो हमारे यूज़र्स हैं वो एक तरीके से हमारे लिए भगवान हैं, तो उनके साथ कोई मिसबिहेव ऐसा ना हो जाए। जैसे अभी बीच में हमने एक मुहिम चलाई थी, जो भी हमारे यहाँ सैनिक की गाड़ी निकलती थी सैल्यूट करने की, तो जब भी गाड़ी कोई आती थी तो हमारा सारा स्टाफ उसको सैल्यूट करता था, है ना। और जैसे कोई बीच बीच में 26 जनवरी या 15 अगस्त पे ऐसा कुछ कार्यक्रम हम लोग रखते हैं कि हमारे उस टोल के क्षेत्र में आसपास कोई गांव में कोई शहीद हुआ हो देश के लिए, उसके परिवार को सम्मानित करने का काम हम लोग करते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति, कोई एक समाज का ऐसा कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हम वहाँ बुलाते हैं जिसके हाथों से उस परिवार को, देखिए उसने अपना परिवार ने बच्चा खोया है, उसके लिए ये सम्मान तो कुछ है ही नहीं। देश ने बहुत बड़ा सम्मान उनको पहले से दे रखा है, लेकिन समय समय पे हम लोग अपनी तरफ से ये करने की कोशिश करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपका देश को बच्चा दिया है आपने, तो हम सब आपके बच्चे और आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम ये छोटे छोटे इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। NHI भी बहुत सारी चीज़ें कराती है, बीच में कभी हम लोग हमारे टोलों पे आँखों की चेकिंग की टीम काम करती है, कभी पूरे हेल्थ की लिए काम करते हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह, ब्लड डोनेशन वगैरह पे हम लोग काम करते हैं, है ना, पौधारोपण पे हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी टाइम पे फिर एक सेफ्टी वीक होता है, उस सेफ्टी वीक में पूरा टीम काम करती है कि भाई कैसे यूज़र जो हमारे टोल से निकल रहा है उसको सेफ्टी की गाइडलाइन से अवगत करवाना, बाइक से निकल रहा है तो उसको कैसे हेलमेट पहनना है, कैसा हेलमेट पहनना है, गाड़ी से निकल रहा उसको कैसे अपनी सीट बेल्ट लगानी है, बच्चों को लेके बैठे हैं तो वो कैसे बैठें, बच्चे आगे होंगे पीछे होंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन सी पोजीशन बच्चों के लिए अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ होती रहती हैं समय समय पर। एक आम आदमी के नज़रिए से देखूं तो एक एज ए कॉमन मैन मेरे पास क्या क्या राइट्स होते हैं व्हेन आई एम गोइंग थ्रू एनी ऑफ द टोल प्लाजा? सारे जितने नियम बनाए जाते हैं NHI की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो आम आदमी की सोच के बनाए जाते हैं। और सारी सुख सुविधाएं जो भी होती हैं, क्या क्या सुख सुविधाएं मैं ले सकता हूँ वहाँ पर? सुख सुविधाएं देखिए क्या होता है, टोल के पास टॉयलेट की व्यवस्था होंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी इंसिडेंट मैनेजमेंट का बताया कि आपने एक जगह फीस दी और आप पूरे रोड पे निकल लिए हो कहीं, आप पूरे रोड पे कहीं कोई आपको परेशानी आती है, कोई आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ये घटना घट गई या एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आपको तुरंत आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई अटेंड करेगा, बंदोबस्त मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं इस तरीके की, अगर व्यक्ति उसको माने तो, है ना। अब ज़्यादातर टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट का इंक्रोचमेंट हटाने में निकल जाता है। भाई इतने, मैं आपको एक रोड की बताता हूँ, हर 1 किलोमीटर पे, हर 500 मीटर पे इतने ढाबे खुल गए, ढाबे खुलने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह में खोल लें, है ना। जहाँ सरकार की जगह स्टार्ट होती है उसको खाली छोड़ना, क्योंकि वो क्या होता है, जितना भी ट्रैफिक बढ़ता है हर साल उसके हिसाब से एक डिसीजन लिया जाता है कि अब ये चौड़ीकरण की उसके आ गया है। अभी ये 4 लेन था, अब 6 लेन हो गए हैं रोड। 6 लेन में आपको जगह तो चाहिए होगी, अब जगह NHI अपना ROW छोड़ के चलती है। एक कच्चा एरिया होता है राइट ऑफ पे, जो वो छोड़ के चलती है। वो इसीलिए रहता है कि भाई वहाँ या तो हम कुछ ग्रीनरी लगा दें, कुछ सौंदर्यीकरण कर दें, या उसको भविष्य में चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ी तो उसमें चौड़ीकरण कर दें। तो लेकिन लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, उसको हटाने में इतना एनर्जी खर्च होती है, उनसे प्रॉपर हमें कहीं लेटरबाजी दुनिया भर की करनी पड़ती है, फिर उसको हटाने के लिए हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की सहायता लेनी पड़ती है, जब जाके वो लोग हटते हैं। तो मेरा बस यही है कि लोग अपनी ज़मीन तक सीमित रहें, सरकार की ज़मीन को ना कब्जाएं, ये मेरा निवेदन है। हम अपनी ऑडियंस को बहुत सारी लर्निंग भी देते रहते हैं।
एक एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट आपके हाथ में है, बहुत बड़ी टीम आप मैनेज कर रहे हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, देखिए फील्ड अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फंडामेंटल सबके सेम ही होते हैं, बेसिक सेम ही होते हैं। आप क्या वो 3 लर्निंग्स देना चाहेंगे, टीचिंग्स देना चाहेंगे भाई, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को स्केल करना चाहते हैं, तो कम से ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि एकदम चुटकी बजाती कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। ट्रू। आप अगर किसी भी चीज़ का भाई एक छोटा सा बीज लगाओगे तो उसको पौधा बनने में, एक बट वृक्ष बनने में बहुत समय लगता है। तो वैसे ही व्यापार है। व्यापार में ऐसे नहीं कि आपने आज एक नींव डाली, वो तुरंत बिल्डिंग बन गई। वो छोटे, आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको आगे तक लेके जाना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयाँ उसको झेलना होगा। दूसरा, एक धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा, अनुशासित होना चाहिए उसको, है ना। उसका डिसिप्लिन इस लेवल का होना चाहिए कि उसे ये पता है मुझे आज क्या करना है, आज मुझे कहाँ का मीटिंग्स लेनी है, मुझे क्या क्या अपने कुछ अलग से कुछ ऐसे अपने बिजनेस में कुछ टूल्स लेके आने हैं, या अपने स्टाफ को किस तरीके से ट्रेन करवाना है। तो वो उसको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। खुद जब तक अनुशासित नहीं हो तो अपने डिसिप्लिन अपने स्टाफ में नहीं लेके आ पाएगा। और एक टाइम मैनेजमेंट, आज है तो फिर आज ही होना चाहिए, वो कल नहीं होना चाहिए। तो वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी इन चीज़ों को अगर थोड़ा फॉलो करेगा। चौथा, इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा, बिजनेस में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बिजनेस टाइम लेना है तो लेना है। वो बिजनेस मतलब आप ये सोचोगे कि मैं एकदम करोड़पति बन जाऊं, नहीं होगा, नहीं होता। करोड़पति अगर एकदम आज आपको कल ही करोड़पति बनना है तो परसों आपको जेल जाने के लिए तैयार है ना। क्योंकि एकदम करोड़पति तो वही बनेगा या तो कहीं से लूट के लाएगा। तो प्लानिंग नहीं, स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स होते हैं। तो व्यापार एक समय लेता है। हाँ, कुछ ऐसा होता है, कुछ व्यापार 1 साल में फल फूल जाते हैं, कुछ को 5 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और आप खुद जिम्मेदार हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो व्यापार है वो फले फूले ना। समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो रिजल्ट लेकिन आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट मिलेगा। हर काम के लिए ईमानदार होना ज़रूरी है। आप फाइनेंशियली ईमानदार बनो, आप अपने लिए मतलब एक टाइम के लिए भी ईमानदार बनिए और अपने एम्प्लॉय के लिए भी ईमानदार बनिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन का रोल बना हुआ है। आप बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब वो कौन सी मेन लर्निंग्स होंगी जो आप बताना चाहेंगे कि भाई अगर इतना बड़ा आपको एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना है तो क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कम से कम अपने माइंड में रखना चाहिए हमें? देखिए, एम्प्लॉई किसी भी कंपनी के लिए एक असेट्स का काम करते हैं, है ना। अच्छे एम्प्लॉई की हर कंपनी को आवश्यकता होती है। अब उन एम्प्लॉई को आप संजो के कैसे रखोगे, बात आ जाती है यहाँ। अच्छे एम्प्लॉय को रोकना अपनी कंपनी में, है ना, उसको अपने साथ उस तरीके से काम करवाते रहना कि वो उसको ऐसा लगे कि मेरी कंपनी है ना। जब तक किसी व्यक्ति में भावना नहीं आएगी कि मेरी कंपनी है, जब तक वो काम नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको निभाएगा। दूसरा, उसके अंडर में जितनी टीम है उसका वो टीम लीडर बन के एक तरीके से उसका गार्जियन बन के काम करेगा। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे, जैसे मान लो एक किसी कंपनी में 100 लोग हैं तो उसके 5 लोग उस कंपनी में ऐसे होंगे उन 100 लोगों को लीड कर रहे हैं। तो वो 5 लोग आपके बहुत मेन होते हैं। तो उन 5 बंदों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, उनको ट्रेनिंग करानी है, कहीं ट्रेनिंग करवाइए। हाँ, उनकी कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, है ना। उनको परिवार से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, आप खुद उसमें भागीदार बनिए। आप अगर उसके कुछ वैसी जो ज़रूरतें आ जाती हैं जीवन में कभी कभी, आप वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और कभी भी आपका कोई भी कर्मचारी को ऐसा महसूस होता है कि मैं कंपनी के लिए यहाँ फंस रहा हूँ, तो उसके अंदर ये भावना मत आने दीजिए। उस जगह आप खड़े होने चाहिए। जैसे हमारे टोल के काम हैं, तो कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम टेक ओवर लेने जा रहे हैं, सामने वाला टेक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है, लोकेलिटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि हम अपने एम्प्लॉय को जाके बोल दें कि जब जाओ बेटा टेक ओवर लेके आना है तुम्हें। तो वहाँ हम खुद पहुँचते हैं और उसको ये महसूस नहीं होने देते कि मैं आज अकेला हूँ।
अब वहाँ पे सिचुएशन कैसी बन सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, वहाँ पे और कोई समस्या भी पैदा हो सकती है। पर एम्प्लॉय को जब ये लगता है ना कि सब मेरी कंपनी का मालिक, मेरा बॉस मेरे साथ खड़ा हुआ, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, तो वो आपके लिए जूझ जाएगा, फिर वो लगा रहेगा काम करने में। तो उसके अंदर एक भावना ये आ जाती है जिस दिन कि मैं सेफ़ हूँ यहाँ, है ना, मेरा भविष्य सिक्योर है यहाँ पे, मुझे अगर कोई समस्या होगी तो मेरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है मुझे संभाल लेगा। तो जहाँ ये भावना आ गई, वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और आपके साथ ईमानदारी से जुड़ा रहेगा। तो अगर आपकी कंपनीज़ के, अगर आपके एम्प्लॉयज़, उनके अंदर ये भावना आ जाती है, फीलिंग आ जाती है कि भाई किसी भी परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े हैं, तो हर परिस्थिति में वो सारे भी आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एक टीम का काम है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम आपकी मजबूत ना हो और उसके अंदर ये भावना ना हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब वहाँ पे आपको सम्मान मिला, लंदन में आपको बुलाया गया, क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेरे लिए मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे सम्मानित होना वाकई में मेरे जीवन की एक ऐसी उपलब्धि है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, माता पिताओं का आशीर्वाद, ये सब उन्हीं का वो है कि वहाँ पे मुझे बुलाया। ठीक है, मुझसे अच्छे व्यक्ति लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं, अपने फील्ड के बहुत एक धुरंधर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मेरे लिए एक सम्मान की बात है। वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया और पूछा गया कि आप क्या क्या और करते हैं। तो मैं तो बिजनेस करता हूँ। तो इसके अलावा आपके नाम और कुछ कामों में भी आए हैं हम लोगों के पास, सोशल इनिशिएटिव्स। हाँ जी। तो उन्होंने क्या, बहुत सारा डेटा मेरे फेसबुक, सोशल मीडिया से उठा रखा था। अच्छा, मेरी इंक्वायरी भी कहीं से उन्होंने कर रखी थी। तो फिर उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, तो मैंने बताना स्टार्ट किया। तो बोले हम आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ सम्मान होना छोटी बात नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे वहाँ सम्मान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा और मैं गया वहाँ पे। मेरे साथ और भी कई लोग थे जो पूरे इंडिया से आए हुए थे, कुछ इंडिया के बाहर के भी थे, और बहुत ऐसे लोग थे जिनको हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, उनकी कहानी हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, उनके साथ अपने आप को उनके साथ हम सम्मानित हुए वहाँ पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट। बहुत, मतलब ये प्रभु का आशीर्वाद ही मैं मानता हूँ। टेक्नोलॉजी बहुत हावी होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एआई का ज़माना आ गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी, जिस फील्ड में आप हैं, ये चीज़ जल्दी इंट्रोड्यूस हो सकती है? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है। जब हमारे देश में कंप्यूटर आए थे, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब सबकी नौकरियां चली जाएंगी, केवल कंप्यूटर काम करेगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी जो काम करने की क्षमता है, आपका जो टैलेंट है, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ लाने का काम एआई करेगा। तो मैं हर व्यक्ति से यही बोलूँगा कि आप इन टूल्स को, एआई को समझें, इससे रूबरू हों। नॉलेज तो आदमी को बढ़ाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही एक ऐसा कार्य है जो आपके आगे बढ़ाएगा आपको, और निरंतर होते रहना चाहिए। तो अगर जैसे अभी आज एआई आया है, कल और कुछ आएगा, फिर परसों और कुछ आएगा, तो समय के हिसाब से आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको काम करते रहना चाहिए। आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। हमने भी ये प्रयास किया। सबसे पहली बार हम आगरा में एआई लैब हमने स्टार्ट किया ताकि लोगों को वो नॉलेज दे सकें, एंड दैट्स वेरी ट्रू। एआई एक्चुअली विल नॉट टेक ओवर द जॉब्स। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो लोग एआई की नॉलेज रखते होंगे वो कहीं ना कहीं उनको वरीयता मिलेगी। तो ज़रूरी है हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करना। साथ ही साथ हमने एक चीज़ की शुरुआत करी, आप जैसे लोगों को अपने यहाँ बुलाकर उनकी इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी SSCA की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है ना, और आज के डेट में जो ज्ञान है वो आपके थ्रू, अगर बच्चों को, नई पीढ़ी जो आपके यहाँ पे आके कुछ नॉलेज ले रही है और जिससे उसका भविष्य बनना है, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और मैं आपको
आपकी पूरी टीम को इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, एआई को हर व्यक्ति नहीं समझ पाया है, और जो खासकर बच्चा आज की डेट में 10th 12th ये करके निकल रहे हैं, उनको हो सकता है 10-15% बच्चे उसको रूबरू हो गए हों, उसको जानते हों, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है आज की डेट में जो एआई को अभी पता ही नहीं है एआई है क्या। और अगर वो सही समय पे से जुड़ जाते हैं तो मेरे अंदाज से वो चाहे व्यापार में जाएं, चाहे कहीं नौकरी करें, तो एक अच्छा भविष्य अपना बना सकते हैं। तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है और इसको व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। हम और आप जब छोटे छोटे थे, कोटक की रील चलती थी ब्लैक कलर की, जिसको कैमरे में डाला जाता था, उससे फोटो खींचते थे, फिर रील को देके आते थे, कहीं वो साफ सूफ हो गए, फोटो निकलते थे, नेगेटिव्स को संभाल के रखा जाता था। हाँ। कोटक रील है आज की डेट में कहीं? क्यों नहीं है? आपको समय के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है। कोटक रील इसलिए ख़त्म हुई, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, है ना। जब स्मार्ट कैमरे आए, चिप आई, ठीक है, तो अगर उस लाइन में वो आ जाते, ठीक है, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा नाम होता। कोटक रील से बढ़िया उस समय कुछ रील नहीं थी, कोई कुछ मतलब था ही नहीं उससे बढ़िया, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया, इसलिए ख़त्म हो गए। तो मैं आप लोगों को बस मतलब जो आपके थ्रू सुन रहे हैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपडेशन समय समय पे बहुत ज़रूरी होना, और आप अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो समय के हिसाब से चलिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एडॉप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, और उसके हिसाब से, समय के हिसाब से आप बदलिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए और निरंतर चलते जाइए। सो सीखना ज़रूरी है, समय के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। कुछ एक एग्जांपल्स भी आपको मिल गए होंगे। आई कम्प्लीटली होप कि बहुत कुछ आपको आज जानने को मिला होगा थ्रू आवर गेस्ट। आपको टूल टैक्स के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। सो यू वुड बी टेकिंग सम बेनिफिट एज वेल। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप भी एक अच्छे नागरिक बनिए तो डेफिनेटली देश आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, देश की गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। एंड इफ़ यू फील कि आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारी है जो लोगों के काम में आ सकती है, या आपकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ राजू गोला शो। थैंक यू सो मच।